हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जी जी, उन्होंने ये डीनोटिफाइड के जो 5 मार्क्स हैं उन बच्चों को अवार्ड किए जो ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस में फॉल करते हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, उस पॉलिसी के तहत भी ये लिखा गया है कि ऐसी डीनोटिफाइड ट्राइब और विमुक्त जाति जो शेड्यूल्ड नहीं हुई है सिर्फ उनको ये एडिशनल 5 मार्क्स मिलेंगे। हमने ये चैलेंज किया कि ये एडिशनल जो 5 मार्क्स इनको गलत दिए गए हैं ये हटाए जाएं ताकि कट ऑफ जो है कैटेगरीज की संशोधित हो सके नीचे। हाँ जी, अमेंड हो सके फर्दर रिजल्ट। यस, ग्रुप सी या डी में किसी भी बच्चे को अप्लाई करना था तो पहले सीईटी क्वालिफाई करना था, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे बोलते हैं। हमने रिट पिटिशन हाई कोर्ट के अंदर फाइल करी कि जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन सीधा कहता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है उस बेसिस पे आपको एडिशनल रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो हमने ये पॉलिसी चैलेंज करी थी सीईटी के रिगार्डिंग, जिसकी रिट पिटिशन नंबर 4774 ऑफ 2023 कुलदीप सिंह वर्सेस स्टेट जो मैंने फाइल करी थी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा एंड जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने इस पॉलिसी को, सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ सीईटी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। जो सरकारी वकील इस केस के अंदर पेश हो रहे थे 4 तारीख को, उन्होंने कोर्ट के सामने स्टेटमेंट ये दे दी कि हम इस रिजल्ट को रिवाइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर पास बाय डिवीजन बेंच। 31/5 का जो ऑर्डर है और जो सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी में ऑर्डर होगा उसके हिसाब से हम रिवाइज करेंगे। अभी जो सरकार के फेवर गेन जो है वो सरकार के पाले में ही है, सरकार ने अभी डिसाइड करना है। अभी गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना है कि 31/5 वाला जो जजमेंट है डिवीजन बेंच का अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है पॉलिसी को, वो पहले वाली भर्तियों पे भी लागू होगा या नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो सीईटी का मैं आपको बता रहा हूँ, सीईटी का एग्जाम टोटली जो मार्क्स दिए थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके फ्रेश मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करके कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए और एचएसएससी ने कंप्लाइंस भी कर लिए जब एसएलपी उनकी डिसमिस हो गई है और फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकाली है और अब रिजल्ट रिवाइज करके विदाउट 5 नंबर वो कैंडिडेट्स को इनविटेशन दे रहे हैं कि आप इस एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई करिए। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। साक्षात्कार की कड़ी में हमारे साथ आज खास मेहमान हैं एडवोकेट प्रशांत सिंह चौहान। चौहान साहब चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं और सोशियो इकोनॉमिक आधार पर मार्किंग को लेकर के जो पुलिस की भर्ती, सब इंस्पेक्टर की, सिपाहियों की जो भर्ती हुई थी, उनको लेकर के याचिकाकर्ता की ओर से इन्होंने हाई कोर्ट में पैरवी की। उस पैरवी को लेकर के क्या कुछ हुआ, पहले क्या हुआ, अब तक क्या हुआ, पूरी डिटेल से एक बार प्रशांत जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो प्रशांत जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर भर्ती में जो अंक अतिरिक्त दिए गए थे एसआई की भर्ती में, सिपाहियों की भर्ती में, उसको शुरुआत से कैसे क्या सिलसिला हुआ, कब चैलेंज उनको किया गया, कब अदालत में मामला पहुंचे और फिर अब उसका लास्ट स्टेटस क्या है, एक एक करके हमको सारी बात बताइए ताकि हमारे दर्शक पूरी बात समझ सकें। हाँ जी, ये जो सब इंस्पेक्टर की रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट है ये 2018 में एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी, हरियाणा गवर्नमेंट ने। अपार्ट फ्रॉम जो जितनी भी रिजर्वेशन है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसके अलावा सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की एक पॉलिसी हरियाणा गवर्नमेंट ने फ्रेम करी जिसमें डिफरेंट पैरामीटर्स पे बच्चों को मार्क्स दिए जाते थे अदर देन रिटन एग्जामिनेशन। उसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी ये थी कि अगर इसमें जाति का नहीं था, नहीं जाति का कुछ नहीं था, जाति का भी था उसमें एक क्लॉज। पहला उसके अंदर क्लॉज ये था कि अगर किसी के घर में कोई आज तक गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहा है तो उसको एडिशनल 5 मार्क्स मिलते थे रिटन एग्जामिनेशन के अलावा। दूसरा उसमें पैरामीटर ये था कि अगर कोई विडो है या फादरलेस है कोई चाइल्ड तो उसमें भी डिफरेंट पैरामीटर्स थे और उसको भी उसमें मार्क्स अवार्ड होते थे एडिशनली। थर्ड इसमें पैरामीटर ये था कि डीनोटिफाइड ट्राइब्स, जो ऐसी विमुक्त और घुमंतु जाति हैं जो अधिसूचित नहीं हुई अभी, जो शेड्यूल कास्ट में भी नहीं है और बैकवर्ड क्लासेस में भी नहीं है, उनको भी एडिशनल मार्क्स दिए जाते थे क्योंकि वो जनरल में अप्लाई करते थे। तो सबसे पहले तो मैं एसआई की केस की बता देता हूँ जो हियरिंग
4 तारीख को हुई है हाई कोर्ट के अंदर। तो ये बेसिकली जो 2018 की पॉलिसी में वन ऑफ द क्लॉज डीनोटिफाइड का जो क्लॉज था, उस क्लॉज के अंदर ऐसी जातियों को 5 नंबर दिए जाने थे जो ना कि शेड्यूल कास्ट में फॉल करती है ना बैकवर्ड क्लास में। लेकिन इस भर्ती के अंदर क्या हुआ कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उन्होंने ये डीनोटिफाइड के जो 5 मार्क्स हैं उन बच्चों को अवार्ड किए जो ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस में फॉल करते हैं। जिन्होंने अपना फॉर्म शेड्यूल कास्ट में फिल किया, बैकवर्ड क्लास में किया, वहां भी रिजर्वेशन लिया। तो मैं आपकी एक बार बात काट रहा हूँ, क्षमा करें। तो जिन्होंने एससी और एसटी कैटेगरी में जो इन्होंने अप्लाई किया, उनको क्या अतिरिक्त अंक पहले ही मिल गए थे? उनको मिल गए थे जो कि उनको नहीं मिलने चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी जो हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, उस पॉलिसी के तहत भी ये लिखा गया है कि ऐसी डीनोटिफाइड ट्राइब और विमुक्त जाति जो शेड्यूल्ड नहीं हुई है, सिर्फ उनको ये एडिशनल 5 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन वो इंटरप्रिटेशन गलत करते हुए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये 5 मार्क्स अवार्ड कर दिए, जिसको हमने चैलेंज किया था। सबको अवार्ड कर दिए, जिनको एससी एसटी का लाभ मिल रहा है उनको भी अवार्ड कर दिए, जो जब बीसी को भी अवार्ड कर दिए, बैकवर्ड क्लास को भी कर दिए। तो जो कि अवार्ड नहीं, हमने ये चैलेंज किया कि ये एडिशनल जो 5 मार्क्स इनको गलत दिए गए हैं ये हटाए जाएं, ताकि कट ऑफ जो है कैटेगरीज की संशोधित हो सके, नीचे। हाँ जी, अमेंड हो सके फर्दर रिजल्ट, और बच्चों का जिनका मेरिट बन रही है उनका सिलेक्शन हो इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये पहली डेट इस केस के अंदर लगी, तो जो माननीय उच्च न्यायालय है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उन्होंने स्पेसिफिकली नोटिस इशू करते हुए ये कहा कि अब भी आपने नंबर दे दिए, रिजल्ट आपने अनाउंस कर दिया है, तो ज्वाइनिंग प्रोसेस में हो, लेकिन आप इस रिट पिटिशन की पेंडेंसी का फैक्ट हर एक अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, ताकि लागू हो बाद में, ताकि वो लिस्ट पेंडेंस का वो हो, और कल को कोई बच्चा जो 5 मार्क्स जिसने को गलत अवार्ड, मतलब अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रिट पिटिशन कर दिया, और अपॉइंटमेंट लेटर्स में उनके मेंशन करने के लिए इस फैक्ट को ऑर्डर कर दिया। ये केस चलता रहा। इसी दौरान क्या हुआ कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो पहले पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम लेते थे, उसकी बजाय एक सीईटी एग्जाम इंट्रोड्यूस कर दिया, जो सारी ग्रुप सी और डी की भर्तियों को कवर करता था। कॉमन एलिजिबल टेस्ट। यस, ग्रुप सी या डी में किसी भी बच्चे को अप्लाई करना था तो पहले सीईटी क्वालिफाई करना था, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे बोलते हैं। पहले हर एक कैंडिडेट वो टेस्ट क्लियर करेगा, फिर सेकेंड राउंड में वो अपनी मन पसंदीदा जो उसकी पोस्ट है या जिसके लिए वो अप्लाई करना चाहता है उसका फॉर्म फिल करेगा, फिर सेकेंड एग्जाम में उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। उसके अंदर इन्होंने फिर वही 2018 की पॉलिसी को थोड़ा सा अमेंड करते हुए सीईटी में भी इंट्रोड्यूस किया सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को। लेकिन इन्होंने रिडक्शन क्या करी कि इनिशियली जो सीईटी का एग्जाम है उसमें इन्होंने इसकी वेटेज कर दी 5%। और जो सब्सिक्वेंट पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एग्जाम होना था, जो बच्चा सीईटी क्वालिफाई करके आता, फॉर एग्जाम्पल आप लगा लीजिए कांस्टेबल का कोई कैंडिडेट है, सीईटी उसका क्वालिफाइड है, कांस्टेबल के अंदर जब उसको एग्जाम होता, उसका रिजल्ट होता, तो एडिशनल 2.5% मार्क्स उसको सेकंड पेपर में भी मिलते। सीईटी में भी 5% मिलते, और पर्टिकुलर पोस्ट का जो एग्जाम था उसमें 2.5% एडिशनल सोशो इकोनॉमिक के अंदर। तो वो भी सोशो इकोनॉमी में और ये वो भी सोशो इकोनॉमिक में। तो इसके अंदर क्या हुआ, हमने रिट पिटिशन हाई कोर्ट के अंदर फाइल करी कि जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने ये जो मार्क्स देने शुरू किए हैं सोशो, जनरली क्या होता है, कभी भी कोई रिजर्वेशन किसी स्टेट या कंट्री में दिया जाता है तो पहले एक कमीशन सेटअप होती है। वो कमीशन क्वांटिफेबल डेटा कलेक्ट करती है कि एक्चुअली आपके स्टेट के अंदर कितनी ऐसी विडो हैं जिनको नौकरी की आवश्यकता है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो फादरलेस हैं जिनको नौकरी की आवश्यकता है। अब दूसरी इसमें कंडीशन ये थी कि सोनली ऑन द बेसिस ऑफ दी कि वो कौन से घर से बिलोंग करता है। अब किसी के फादर नहीं है और किसी के फादर हैं, अब किसी के फादर नहीं है वो मॉनेटरी टर्म्स में बहुत ऊपर है, और जिसके फादर है वो मॉनेटरी टर्म्स में बहुत नीचे है, तो उस बच्चे को मार्क्स नहीं मिलेंगे और उसको मिल जाएंगे, बीइंग उसके फादर नहीं है। तो सोनली ये वॉयलेटिव था कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन सीधा कहता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है उस बेसिस पे आपको एडिशनल रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो हमने ये पॉलिसी चैलेंज करी थी सीईटी के रिगार्डिंग, जिसकी रिट पिटिशन नंबर 4774 ऑफ 2023 कुलदीप सिंह वर्सेस स्टेट जो मैंने फाइल करी थी, और बहुत सारे मैटर्स थे जो टैग हुए थे। तो 31 मई 2024 को डिवीजन बेंच पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की
जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा एंड जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने इस पॉलिसी को, सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ सीईटी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, बीइंग वायलेटिव ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बहुत सारी जजमेंट, बाद में तो सरकार के भी कई बयान आए कि हम वो करेंगे वो। हाँ जी, तो बेसिकली इसके अंदर ये था कि आपने कोई क्वांटिफेबल डेटा इकट्ठा नहीं किया, आपने सीधा रिजर्वेशन दे दिया, सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली बैकग्राउंड आपने रिजर्वेशन दे दिया, वो भी वॉयलेटिव है। अब इसमें होता क्या था, फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि 100 नंबर का एग्जाम है, अब 80 नंबर का रिटर्न है और मान लीजिए 20 मार्क्स का सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है। अब जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो एट दी मोस्ट क्या कर सकता है, वो 80 में से 80 मार्क्स ला सकता है। जी। अब वो 80 में से 80 लाने के बाद भी वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहा, लेकिन जो 76 पे था और उसके पास एडिशनल सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स थे, वो क्रॉस कर जाता था। तो ये वैसे भी वॉयलेटिव था। ये जजमेंट 31 मई के बाद ये हरियाणा गवर्नमेंट ने ये जजमेंट को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी हरियाणा गवर्नमेंट की ये SLPs डिसमिस हो चुकी। जी। ये SLP डिसमिस होने के बाद जो मैं आपको SI वाला केस बता रहा था डीनोटिफाइड का, ये 4 तारीख को मैटर लिस्ट हुआ था हाई कोर्ट। मुझे वो भी क्लियर करना, जो महाजन साहब बोल रहे हैं। हाँ जी, वो अब इस केस के अंदर आएगा। जी हाँ, वो सारा मुझे बताना। तो इस जब ये SLPs डिसमिस हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद, उसके बाद जो ये डीनोटिफाइड वाला केस था, जो 2021 SI की भर्ती थी अदर देन CET, मतलब तब तक CET इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उससे पहले नॉर्मल पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अलग एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती थी और बच्चे अपना फॉर्म भरते थे, सेपरेट एग्जाम होता था, CET नहीं था। और ये केस पहले से चल रहा था, लेकिन अभी डिसीजन पे नहीं आया था। तो 4 तारीख को जब ये हियरिंग पे आया मैटर, तो तब तक डिवीजन बेंच का सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर चुके थे CET का, SLPs डिसमिस हो चुकी थी। तो जो सरकारी वकील इस केस के अंदर पेश हो रहे थे 4 तारीख को, उन्होंने कोर्ट के सामने स्टेटमेंट ये दे दी कि हम इस रिजल्ट को रिवाइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर पास बाय डिवीजन बेंच। 31/5 का जो ऑर्डर है और जो सुप्रीम कोर्ट की SLP में ऑर्डर होगा, उसके हिसाब से हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद ये रिट पिटीशन जज साहब ने डिस्पोज ऑफ कर दी। उसके बाद पर उसमें हरियाणा सरकार के वकील ने कमिटमेंट कर दिया सरकार की तरफ से कि हम जो SLP के अनुसार जो भी सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच ने जो किया है वो लागू करेंगे, जो वो उसके हिसाब से हम रिवाइज करेंगे जो। जी। उसके बाद क्या हुआ कि वो प्रॉपरली इंस्ट्रक्टेड नहीं थे या क्या उनकी कम्युनिकेशन थी, जो हमें सुनने में आया कि बाद में AG साहब ने डेप्यूट किया दूसरा ऑफिसर और वो कोर्ट में गए। बाद में उन्होंने अपनी केस की मेंशनिंग करी कि जो पहले वाले स्टेट काउंसिल थे वो प्रॉपरली इंस्ट्रक्टेड नहीं थे इस मैटर के रिगार्डिंग, और इस पे ये 31 मई 2024 को जो CET वाला जजमेंट आया है, जिसमें पॉलिसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है, ये इस भर्ती पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और हम अपनी ये स्टेटमेंट विड्रॉ करते हैं और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, मतलब जो डिस्पोज ऑफ किया था आदेश को, कि मतलब हमारी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, और हम इस पे ये डिसीजन स्पीकिंग ऑर्डर पास कर देंगे कि क्या ये जो SI की भर्ती है, इससे ये जो 31 मई का जजमेंट है वो इसको रेगुलेट करेगा या नहीं करेगा, इस पे हम स्पीकिंग ऑर्डर पास कर देंगे। ये उन्होंने अपनी कोर्ट में स्टेटमेंट दी। अब उन्होंने एक ये दलील ये रखी कि 2018 के अंदर जब सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी इनिशियली इंट्रोड्यूस हुई थी, तो तब भी एक रिट पिटीशन डली थी उसको चैलेंज करने के लिए, जो दीपक एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा है 2018 में। तो वो जस्टिस AB चौधरी की डिवीजन बेंच में वो जो रिट पिटीशन थी, जो वायरीज चैलेंज करी थी, वो बेंच ने डिसमिस कर दी थी। तो वो उसका हवाला देते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी बाद में कि इस पे तो वो वाली जजमेंट लागू होगी, ना कि 31/5 वाली। लेकिन मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं, अगर हम लीगली या टेक्निकली देखें कि सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं, ये सही बात है कि जो 31/5 का जो जजमेंट आया है वो CET में जो इन्होंने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया अडॉप्ट किया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है कोर्ट ने। लेकिन लीगली अगर कोई भी लॉ या कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट की अगर कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल करता है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड एब इनिशियो होती है सिंस इंसेप्शन। मतलब जिस दिन से वो पॉलिसी आई है उस दिन से वो उस पॉलिसी को खत्म माना जाएगा। ये नहीं होगा कि कोर्ट ने आज फैसला दिया, उसके आधार पर जो जितने डिसीजन हो चुके होंगे वो उसके आधार पर नहीं। जैसे 31/5 का जो जजमेंट आया उसमें सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी को गलत ठहराया कोर्ट ने।
ऑर्डर के अंदर स्पेसिफिकली ये नहीं है कि भाई पॉलिसी जो 2018 वाली थी वो भी क्वॉश हो गई है, लेकिन 2022 वाली जो इन्होंने सीईटी की पॉलिसी थी वो कोर्ट ने क्वॉश करी और उसकी वायरीज मानते हुए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो कोई भी लॉ या पॉलिसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि अगर कोई एक आईपीसी की धारा है, अगर वो चैलेंज हो जाती है या और कोई स्टैट्यूट की आप धारा लगा लीजिए, वो चैलेंज होती है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करता है हाई कोर्ट, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो मानी जाएगी जिस दिन से वो एग्जिस्टेंस में आई है। अगर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करता है कोर्ट तो उस दिन से मानी जाएगी जिस दिन से वो एग्जिस्टेंस में आई है पॉलिसी। तो अब इस मामले में हम क्या इस मामले में फाइनलाइज क्या हुआ है कि जब उन्होंने अपनी थोड़ी सी स्टेटमेंट मॉडिफाई करी है स्टेट काउंसिल ने, स्टेट ऑफ हरियाणा ने, एजी ऑफिस की तरफ से, जो सब्सिक्वेंटली अपीयर 4 जुलाई की बात है, ये 4 जुलाई की बात है। तो उसके बाद कोर्ट ने अभी, हालांकि इंटरव्यू शुरू होने से पहले भी मैं चेक कर रहा था कि अभी तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक हमें नॉलेज है और हमने गैदर करी है उसके हिसाब से जज साहब ने ऑर्डर उनकी स्टेटमेंट पे डिस्पोज ऑफ करी है, रिट पिटीशन, कि ये लोग स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे कि क्या ये सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो सीईटी से पहले थी वो 31/5 वाले जजमेंट से रेगुलेट होगी या नहीं होगी, इस पे फैसला ले। और जो डी नोटिफाइड के मार्क्स आपने 5 नंबर दे रखे हैं, जो उन बच्चों को जो ऑलरेडी रिजर्व्ड क्लास में हैं, उनको आप रिवाइज करके उनके मार्क्स डिडक्ट करोगे या एज इट इज रखोगे, उस पे स्पीकिंग ऑर्डर पास करने के लिए जज साहब ने बोला है। और जो पिटिशनर्स हैं, सिंस सब्सिक्वेंटली जाके मेंशनिंग हुई थी, तो जज साहब ने जो पिटिशनर्स के काउंसिल्स हैं और पिटिशनर्स हैं उनको लिबर्टी दी है, अगर आपको कोई भी इस स्टेटमेंट से या फिर इस ऑर्डर में जो इन्होंने रिकॉर्ड कराया है स्टेट ऑफ हरियाणा ने, इससे कोई वो है आपत्ति है किसी को, तो उसमें कोर्ट ने लिबर्टी दी है इस पिटिशन को रिवाइव करने की सिमिलर स्टेज से। तो अभी जितना भी और भी हमारे वकील साथी हैं उनसे बात हुई है, तो हम सोच रहे हैं कि एक बार थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि इसको रिवाइव कराएं, एक बार ऑर्डर अपलोड हो जाए तो उससे क्लियर, उसके बाद जो मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आप स्पीकिंग ऑर्डर की बार बार बात कर रहे हैं, मैं लीगल पर्सन नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन स्पीकिंग ऑर्डर के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बाध्य तो नहीं है उसको मानने के लिए, इस बात के लिए बाध्य है कि आप इसकी व्यवस्था कीजिए, कैसे करेंगे? हाँ जी, कैसे करेंगे? ये निर्देश तो नहीं है कि इस तरह करिए, नहीं इस तरीके का निर्देश नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं अभी तो गेंद सरकार के पाले में है। हाँ जी बिल्कुल, इस एसआई बिल्कुल अभी जो सरकार के फेवर गेंद जो है वो सरकार के पाले में ही है। सरकार ने अभी डिसाइड करना है कि क्योंकि 2022 के बाद जो भर्तियां हो चुकी वो के बाद तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुकी है। सीईटी का सारा प्रोसेस दोबारा हो रहा है, जितने भी बच्चे लगे भी हुए हैं सीईटी के थ्रू उनका भी दोबारा एग्जाम होगा। वो तो बात 2022 के बाद की है जब सीईटी इंट्रोड्यूस हुआ। अब कुछ रूमर्स फैल रहे थे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी कि क्या ये जो जजमेंट है या फिर गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही है कि सारी भर्तियों पे ये लागू होगा या नहीं, इस तरीके की अभी कोई ऐसी बात नहीं है। अभी गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना है कि 31/5 वाला जो जजमेंट है डिवीजन बेंच का अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया पॉलिसी को, वो पहले वाली भर्तियों पे भी लागू होगा या नहीं होगा। एक चीज तो अभी बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जो भर्ती हो चुके हैं उनको अभी कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका गवर्नमेंट का पहले से ही ये स्टैंड रहा है। क्योंकि इस जजमेंट के अंदर भी उन्होंने वो जजमेंट साइट करी थी जो 2018 में मैंने आपको बताया था कि अपहेल्ड किया था एक जो पहले की डिवीजन बेंच थी। तो अभी ऐसे जो ऑलरेडी कैंडिडेट्स ज्वाइन कर रखे हैं, काफी क्वेरीज आ रही है, मेरे पास भी फोन आ रहे हैं और जो हमारे साथी वकील हैं उनके पास भी काफी कॉल्स आ रहे हैं। क्योंकि एक कई बार क्या होता है कि किसी ने कुछ बता दिया और वो रूमर फैल जाती है, तो जो ऑलरेडी सर्विस में है 4 साल से 5 साल से बच्चे ऑलरेडी सर्विस में हैं, वो अभी चिंतित ना हो। और इस तरीके की अभी कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी और कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है। जो सब इंस्पेक्टर सिपाहियों के अलावा भी कोई भर्ती है इसके आधार पे? हाँ जी, मैं वो ही क्लियर आपको कर रहा हूँ कि सब इंस्पेक्टर के जैसे सीईटी के रिगार्डिंग हमने एक रिट पिटीशन जो फाइल करी थी जो अलाउ हुई है, सिमिलर काइंड ऑफ रिट पिटीशन इस एसआई की भर्ती में जो सोशो इकोनॉमिक्स के मार्क्स दिए हैं 2018 वाली पॉलिसी के हिसाब से, वो भी 13 अगस्त के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है उसका डिसीजन। उसके साथ 7-8 रिट पिटीशंस और हैं जैसे कि डीएचवीवीएन से रिलेटेड हैं, तो उनका भी फैसला आना बाकी है। उसका क्या फैसला आएगा वो कोर्ट ने देखना है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये है कि भाई वो इस डेट पे शायद हियरिंग उसकी हो जाए
मतलब अभी कानूनी प्रक्रिया जारी है, तो अदालत ये भी के under आदेशों का challenge- इंतजार ये भी करना under पड़ेगा। challenge है। ये जो पॉलिसी है 2018 वाली भी 2018 वाली भी अंडर चैलेंज है। चैलेंज है कुछ भर्तियों के अंदर, जी जी जो मैंने आपको बताई, जैसे एसआई की चैलेंज है, कांस्टेबल की है, अपना इसकी यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन की डिविजनल क्लर्क और ये होते हैं अकाउंटेंट्स होते हैं, इनकी भर्ती अभी अंडर चैलेंज है, उन पे कोई जजमेंट नहीं आया है। लेकिन हाँ, जो सीईटी का मैं आपको बता रहा हूँ, सीईटी का एग्जाम टोटली जो मार्क्स दिए थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके फ्रेश मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करके कोर्ट ने ऑर्डर कर दी है, और एचएसएससी ने कंप्लाइंस भी कर ली है जब एसएलपी उनकी डिसमिस हो गई है, और फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकाली है, और अब रिजल्ट रिवाइज करके विदाउट 5 नंबर वो कैंडिडेट्स को इनविटेशन दे रहे हैं कि आप इस एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, बढ़िया जानकारी दी। आप सुन रहे थे प्रशांत सिंह चौहान को। वकील साहब ने आपको पूरी जानकारी दी है। सोशियो इकोनॉमिक्स के आधार पर जो मार्क्स मिले थे उनके आधार पर जो भर्तियां हुई थी, अभी हड़कंप जैसी कोई स्थिति नहीं है। मामले अदालत के विचाराधीन हैं। उच्च न्यायालय सब चीज़ों को देख रहा है। उच्च न्यायालय के जो निर्णय आएंगे उसके बाद ही सारी चीज़ें स्पष्ट होगी। अभी जो एसआई हैं, अभी जो सिपाही हैं, डीएचबीवीएन में, यूएचबीवीएन में जो भर्तियां हुई है, उन्हें लेकर किसी तरह की चिंता की अभी किसी को भी ज़रूरत नहीं है। आपने सब चीज़ें स्पष्ट कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपका।